DivaScript. Code like a pro. हेलो गाइस, वेलकम टू डिवास्क्रिप्ट। इस वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन बहुत इजी भी है। इसकी पहली वाली वीडियोस में हमने ऑपरेटर्स के बारे में सीखा था, तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी, आई विल रिकमेंड कि आप पहले वो देख लीजिए। जावास्क्रिप्ट A to Z ट्यूटोरियल सीरीज की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो होते हैं जिनको लिखने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी और पर्टिकुलर स्टेटमेंट को चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो सिंपल लैंग्वेज में हम बस कोड को ये बोल रहे हैं कि अगर ये है तो ऐसा करो, अगर ये है तो ऐसा करो, अगर ऐसा नहीं है तो वैसा करो। तो एक सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं इसको। सबसे पहले हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, आप एक कंडीशन लिखते हो जिसके बेसिस पे आप कोड को ये बताते हो कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करनी है या नहीं करनी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आपको बस लिखना है इफ, फिर पैरेंथेसिस, इसके अंदर आपको कंडीशन लिखनी है। अभी के लिए मैं लिख देता हूँ ट्रू। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। पैरेंथेसिस के अंदर आप कुछ भी लिखो, उसका आउटपुट या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए, या तो ट्रूथ या फॉल्स ही वैल्यू होनी चाहिए। उसी के बेसिस पे कोड डिसाइड करेगा कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। तो अभी मैंने ट्रू लिख दिया है, मतलब एक ट्रूथी वैल्यू है और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ console.log दिस कंडीशन हैज़ बीन सेटिस्फाइड। तो चलिए फाइल को सेव करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया है दिस कंडीशन हैज़ बीन सेटिस्फाइड। यहीं पे अगर मैं लिख दूँ फॉल्स, तो ये प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉन्स्ट a इक्वल्स टू कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन में लिखता हूँ इफ़ a इक्वल टू 10। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस वैल्यू मैचेस विथ ए। तो इसका आउटपुट तो ट्रू आएगा। फाइल सेव करके देखते हैं, दिस वैल्यू मैचेस विथ ए। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी और लिख दूँ, यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ, तो ये कंडीशन अब सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि ए ट्रिपल इक्वल टू 9 की वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हमारे पास कंसोल में कुछ भी नहीं आएगा। फाइल सेव करके देखते हैं, कुछ भी नहीं आया। सेम चीज़ हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ a ग्रेटर देन 9, यहाँ पे बस एक छोटा सा येस लिख देता हूँ, तो ये कंडीशन भी ट्रू है। फाइल सेव करके देखते हैं, येस आ गया। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ a ग्रेटर देन 10, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10। अब ये सिर्फ कंसोल्ड और लॉग करने के लिए नहीं होता, यहाँ पे आप कुछ और स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। जैसे कि अगर मुझे a की वैल्यू चेंज करनी है, अगर a ग्रेटर देन 10 है, तो मैं चाहता हूँ कि a की वैल्यू 1 से बढ़ जाए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इनिशियल वैल्यू, और जब इंक्रीमेंट हो जाएगा उसके बाद मैं कर देता हूँ फाइनल वैल्यू। तो अभी तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। तो फाइल सेव करके देखते हैं, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू सेम है। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ 9, तो अब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इनिशियल वैल्यू तो 10 आएगी, लेकिन फाइनल वैल्यू 11 आनी चाहिए। तो फाइल सेव करके देखते हैं, तो एज एक्सपेक्टेड फाइनल वैल्यू आ गई है 11। ऑल्सो इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी नहीं है, इसमें आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं कर्ली ब्रैकेट्स डाल दूँ, और यहाँ पे मैंने एक console.log भी डाल दिया, इंक्रीमेंटिंग वैल्यू बाय 1, तो फाइल सेव करके चेक करते हैं। तो इनिशियल वैल्यू तो 10 थी, फिर कंडीशन चेक करके हमने इंक्रीमेंट किया 1 से, फिर फाइनल वैल्यू हो गई 11। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई होने पे तो हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई ना होने पे हम कुछ नहीं कर रहे अभी फ़िलहाल। तो क्या कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास है एल्स स्टेटमेंट। तो एल्स में कुछ नहीं करना होता, आपको कोई कंडीशन नहीं लिखनी है यहाँ पे। जो कंडीशन इफ़ में फेल हो गई है वो ऑटोमेटिकली एल्स में आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं console.log में लिख दूँ वैल्यू विल रिमेन द सेम, अभी तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आउटपुट सेम आना चाहिए। फाइल सेव करके देखते हैं, तो आउटपुट आ गया है सेम। अब हम यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं, जिससे कि इफ़ स्टेटमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई ना हो और वो एल्स ब्लॉक में जाए। तो फाइल सेव करके देखते हैं, इनिशियल वैल्यू 10 थी, वैल्यू विल रिमेन द सेम, फाइनल वैल्यू भी 10 है। अब एल्स में भी अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखना है, तो यहाँ पे भी आप कर्ली ब्रैकेट्स डाल सकते हैं, और यहाँ पे कुछ भी और लिख सकते हैं, जैसे कि लिख देते हैं a माइनस माइनस। यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा डिक्रीमेंटिंग वैल्यू बाय 1। तो फाइल सेव करके देखते हैं, इनिशियल वैल्यू 10 थी, डिक्रीमेंटिंग वैल्यू बाय 1, फाइनल वैल्यू 9। ये आउटपुट क्यों आया? क्योंकि a लेस देन 9 नहीं है, a की वैल्यू 10 है। तो इफ स्टेटमेंट की जो कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली जो एल्स ब्लॉक में लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यही था हमारा सिंपल इफ एल्स का कॉन्सेप्ट। तो इसके और छोटे छोटे और एग्जांपल्स देखते हैं सिंपल से। इसको पहले कमेंट कर लेते हैं। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें हमने इज रेनिंग इक्वल टू ट्रू रखा है। तो इफ स्टेटमेंट में लिखा है हमने इफ इज रेनिंग
तो कंसोल डॉट लॉग टेक एन अम्ब्रेला, एल्स कंसोल डॉट लॉग एंजॉय द सनशाइन। तो इज रेनिंग तो ट्रू है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, टेक एन अम्ब्रेला। फाइल सेव करके चेक करते हैं, टेक एन अम्ब्रेला प्रिंट हो गया। इसको अगर फॉल्स कर देंगे तो क्या प्रिंट होगा, एंजॉय द सनशाइन। एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट। इसमें है एज इक्वल टू 17, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि ये एज वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो हम कंडीशन में क्या चेक कर रहे हैं, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, लेकिन अभी तो वैल्यू 17 है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, यू आर टू यंग टू वोट। अगर इसको मैं कर दूं 19 या 18 भी कर सकते हैं, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यू कैन वोट, क्योंकि अब इफ स्टेटमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो यहाँ पे है स्कोर इक्वल टू 40। हम कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि अगर स्कोर 50 या 50 से ज़्यादा है तो प्रिंट होगा यू पास, नहीं तो प्रिंट होगा ट्राई अगेन। फाइल सेव करके देखते हैं, अभी प्रिंट हो रहा है ट्राई अगेन। अगर मैं इसको कर दूं 50 तो प्रिंट होगा यू पास्ट। अब इसमें करेंटली हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो डायरेक्टली एल्स में ना जाए, कुछ और भी चेक करे, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो उसकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, डायरेक्टली एल्स में ना जाए। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एल्स इफ़। तो एल्स इफ़ में हम एल्स में जाने से पहले एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जिसमें हम एक और कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं। तो एल्स स्टेटमेंट के पहले अगर मैं लिख दूं एल्स इफ़, यहाँ पे भी एक कंडीशन लिख देते हैं कि स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अगर 50 से ज़्यादा नहीं है तो पास तो नहीं हुए, लेकिन 40 से ज़्यादा है तो कुछ और भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू कैन अप्लाई फॉर री एग्ज़ाम, और यहाँ पे लिख देते हैं यू फेल्ड। अब इसमें क्या होगा, एल्स में जाने से पहले अगर एल्सिफ की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो एल्सिफ वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा। तो ये स्टार्ट करेगा इफ़ से, फिर इफ़ कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये जाएगा एल्सिफ में, एल्सिफ भी अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो तब जाएगा वो एल्स में। तो इन तीनों में से किसी एक स्टेटमेंट को ही वो एग्जीक्यूट करेगा। लेट्स से इफ स्टेटमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो एल्सिफ चेक ही नहीं करेगा, इवन दो एल्सिफ की भी स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है। स्कोर इक्वल्स टू 50 है तो स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 तो सेटिस्फाई कर ही लेगा, लेकिन एल्सिफ के पहले ही इफ स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो चुका है तो एल्सिफ में जाएगा ही नहीं। तो फाइल सेव करके चेक करते हैं, यहाँ पे तो अभी यू पास्ट ही आ रहा है, अब यहाँ पे 49 कर देते हैं तो क्या आएगा, यू कैन अप्लाई फॉर री एग्ज़ाम। अब यहाँ पे 39 कर देते हैं तो क्या आएगा, यू फेल्ड। अब इसमें आप बीच में जितने चाहे उतने एल्सिफ डाल सकते हो, मैं एक और एल्सिफ डाल देता हूँ, स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 30। यहाँ पे लिख देते हैं यू कैन अप्लाई फॉर री एग्ज़ाम विद पेमेंट, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर फ्री। तो अभी वैल्यू 39 है, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो फाइल सेव करके चेक करते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर री एग्ज़ाम विद पेमेंट। तो एक और सिमिलर एग्जांपल देखते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट। ये एग्जांपल में हमारे पास मार्क्स है 85, तो एक एक करके हम ग्रेड चेक करेंगे। सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि मार्क्स 90 से ज़्यादा है या नहीं। वैसे ही हम एलसिफ में रेंज चेक कर रहे हैं कि मार्क्स 75 या 90 के बीच में, 60 या 75 के बीच में, और 40 या 60 के बीच में। और अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो जाएगा एल्स ब्लॉक। तो अभी फाइल सेव करके चेक करते हैं, ग्रेड आ चुका है ए, क्योंकि हमारे मार्क्स 85 है जो कि 75 और 90 के बीच में। अब इसमें आप मार्क्स की वैल्यू चेंज करके खुद से भी डिफरेंट सिनेरियोस चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको कर देते हैं कमेंट और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है नेस्टेड स्टेटमेंट्स। तो नेस्टेड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास एक सिंपल सा इफ स्टेटमेंट है या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट है, तो इफ ब्लॉक के अंदर ही मैं फिर से इफ एल्स लिख दूं तो उसको कहते हैं हम नेस्टेड स्टेटमेंट्स। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, पहले हम सिंपल इफ एल्स लिखते हैं। तो हम चेक करते हैं इज लॉग्ड इन इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं इफ इज लॉग्ड इन कंसोल डॉट लॉग वेलकम, एल्स कंसोल डॉट लॉग प्लीज़ लॉग इन। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा एक इफ एल्स स्टेटमेंट है जिसमें इज लॉग्ड इन ट्रू है तो वेलकम दिखाएगा। अगर मैं फॉल्स कर दूं तो क्या आएगा, प्लीज़ लॉग इन। अब मैं एक और वेरिएबल डाल देता हूँ, कॉन्स्ट इज एडमिन इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो अगर एडमिन है और लॉग्ड इन भी है तो मैं चाहता हूँ कि इफ़ इज़ एडमिन, इसमें हम लिखें कंसोल डॉट लॉग वेलकम एडमिन, और इसके एल्स में हम डाल देते हैं वेलकम यूज़र। तो ये हमने लिख दिया एक नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी तो इज़ लॉग्ड इन फॉल्स है तो फाइल सेव करके चेक करते हैं तो प्लीज़ लॉग इन ही आएगा। अगर मैं इज़ लॉग्ड इन ट्रू कर दूँ
तो इफ ब्लॉक की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर एक और इफ एल्स ब्लॉक है, उसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, इफ इज एडमिन तो कंसोल होगा वेलकम एडमिन, वरना कंसोल होगा वेलकम यूजर। तो अभी तो इज एडमिन भी ट्रू है, फाइल सेव करके चेक करते हैं तो क्या आएगा, वेलकम एडमिन। अगर मैं इज लॉग्ड इन ट्रू रहने दूं और एडमिन को कर दूं फॉल्स, तो क्या आएगा, वेलकम यूजर। लेकिन हम हमेशा नेस्टेड स्टेटमेंट्स को अवॉइड भी कर सकते हैं। यही सेम चीज़ मैं इफ एल्सिफ और एल्स के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो ये एक बार कमेंट कर देते हैं। अब इसको नेस्टेड स्टेटमेंट्स के बिना कैसे लिखें, सबसे पहले हम लिखते हैं इफ इज लॉग्ड इन एंड इज एडमिन। यहाँ पे हम क्या कंसोल करेंगे, वेलकम एडमिन। एल्स इफ इज लॉग्ड इन एंड नॉट एडमिन, तो हम क्या कंसोल करेंगे, वेलकम यूज़र। और फिर एल्स में क्या डाल देंगे, कंसोल डॉट लॉग प्लीज़ लॉग इन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉग्ड इन है और एडमिन है तो वेलकम एडमिन होगा, लॉग्ड इन है लेकिन एडमिन नहीं है तो वेलकम यूज़र होगा। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब लॉग्ड इन ही नहीं है, तो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा जिसमें है प्लीज़ लॉग इन। इसको भी फाइल सेव करके चेक करते हैं तो वेलकम यूज़र आ गया है। क्यों, क्योंकि इज लॉग्ड इन तो ट्रू है लेकिन एडमिन फॉल्स है। एडमिन भी ट्रू कर देता हूँ तो आ जाएगा वेलकम एडमिन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा लॉजिक है जिसमें आपको नेस्टिंग करनी ही पड़ेगी, तब आप कर लीजिए, वरना बेस्ट प्रैक्टिस के लिए इफ एल्सिफ या एल्सी यूज़ कीजिए। और नेस्टेड ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप इफ़ के अंदर ही लिख सकते हो, उसको आप एल्सिफ के अंदर भी नेस्ट कर सकते हो, एल्स के अंदर भी नेस्ट कर सकते हो और इन्फाइनाइटली नेस्ट कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको कर देते हैं कमेंट, इसको भी कर देते हैं कमेंट। तो जैसे हमारे पास इफ़ एल्सिफ और एल्स है, तो वैसे ही सिमिलर ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 10। सबसे पहले हम लिखेंगे स्विच, फिर पैरेंथेसिस में हम वो वैल्यू लिखेंगे जिसको हमें कंपेयर करना है, फिर लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम केसेस लिखेंगे, जैसे हम एल्सिफ लिखते थे वैसे यहाँ पे हम केसेस लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, केस, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 10, इसका मतलब ये है कि ये कंपेयर कर रहा है कि क्या ए की वैल्यू 10 है। अगर 10 है तो हमें क्या करना है, कोलन डाल के हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग वैल्यू इज़ 10। वैसे ही आप मल्टीपल केसेस बना सकते हो, तो एक और केस में बना देता हूँ 9, इसमें मैं लिख देता हूँ वैल्यू इज़ 9। तो जैसे हमारे पास इफ़ एल्सिफ एल्स में लास्ट में एल्स होता था, अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती थी तो लास्ट में एल्स में जाता था। यहाँ पे भी हमारे पास है डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट, इसमें मैं लिख देता हूँ वैल्यू डजंट मैच। तो एक बार फाइल सेव करके देखते हैं। तो अभी हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट को जैसे ही एक सेटिस्फाइंग कंडीशन मिलती है उसके बाद वो हर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहाँ पे मैं अगर 10 की जगह 9 लिख दूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सेटिस्फाई नहीं करेगा लेकिन सेकंड स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर देगा। और जैसे ही कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद वाले कंडीशंस को वो नॉर्मल कोड की तरह देखता है, तो वो उसको वैसे ही एग्जीक्यूट कर देता है। इसको भी फाइल सेव करके देखते हैं। तो इसमें वैल्यू इज 9 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले उसको 10 मिला नहीं। जैसे ही 9 की कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके बाद सारे केसेस को नॉर्मल कोड की तरह देखता है, तो उसके बाद सब कुछ ही एग्जीक्यूट कर देगा। अगर यहाँ पे एक और केस हम डालते हैं 8 के लिए, जिसमें हम लिख रहे हैं वैल्यू इज 8, तो अब वैल्यू 9 है तो 10 पे तो सेटिस्फाई नहीं होगा, 9 पे सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद सारे स्टेटमेंट्स वो नॉर्मल कोड की तरह एग्जीक्यूट करेगा, केसेस नहीं देखेगा। तो इसको भी फाइल सेव करके चेक करते हैं। तो 9, 8 और डिफॉल्ट कंडीशन भी प्रिंट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे 8 कर दूं तो 8 और डिफॉल्ट कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। तो अब इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, अगर आपको सेम इफ एल्सिफ वाला बिहेवियर चाहिए तो उसके लिए आपको हर एक केस के एंड में ब्रेक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो इसी लाइन पे स्विच स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगी। तो मैं अगर 10 डाल दूं यहाँ पे, और 10 जो है वो फर्स्ट केस में सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन जब हमने ब्रेक नहीं लिखा था तो वो उसके बाद के सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा था। तो अभी फाइल सेव करके चेक करते हैं। अब हमने ब्रेक लिखा है तो जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो स्विच स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगा और वो आगे की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली इफ एल्सिफ की तरह बिहेव करे, उसके लिए हमें हर केस के एंड में ब्रेक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट में अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो यूजुअली हम लास्ट में लिखते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट को हम पहले भी लिख सकते हैं, किसी केस के बीच में भी लिख सकते हैं, बट इट विल नॉट मेक सेंस। पहले हमें सारे केसेस चेक करने हैं, अगर उसमें से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा तब हम डिफ़ॉल्ट चेक करेंगे। तो यूजुअली हम डिफ़ॉल्ट को लास्ट में लिखते हैं, और अगर आपने डिफ़ॉल्ट लास्ट में लिखा है तो उसमें ब्रेक स्टेटमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें अगर आपको मल्टीपल केसेस के लिए एक ही ऑपरेशन करना है, एक ही स्टेटमेंट लिखनी है, तो उसको भी आप कर सकते हैं।
जैसे कि केस 9 के नीचे अगर मैं लिख दूँ केस 11, ठीक है, तो केस 9 और केस 11 के बीच में मैंने कुछ नहीं लिखा, केस 9 और केस 11 बेसिकली मैंने साथ में लिख दिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू 9 और 11। तो अगर एक ही वैल्यू मैं 9 कर दूँ तो प्रिंट हो जाएगा वैल्यू इज 9 और 11। अगर मैं 11 करूँ तो भी यही सेम प्रिंट होगा, वैल्यू इज 9 और 11। ऐसे ही आप जितने चाहे उतने केसेस को एक साथ मर्ज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया 9 और 11 और 12। तो अगर यहाँ पे मैं 12 कर दूँ तो प्रिंट हो जाएगा वैल्यू इज 9 और 11 और 12। तो चलिए इसका एक और थोड़ा बेटर एग्जाम्पल देखते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट। इस एग्जाम्पल में मैंने डे की वैल्यू 6 रखी है। तो 1 to 5 मतलब मंडे टू फ्राइडे कुछ भी हो, वो तो वीकडे होता है। तो केस 1 to 5 के लिए मैंने सिर्फ लिख दिया इट्स अ वीकडे टाइम टू वर्क। अगर केस 6 और 7 है तो मैंने लिख दिया वीकेंड। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है, 1 to 7 में से कोई भी वैल्यू नहीं है, तो डिफॉल्ट में मैंने क्या लिख दिया, इनवैलिड डे। तो इसको फाइल सेव करके चेक करते हैं। अभी मैंने डे इक्वल टू 6 डाला है, मतलब सैटरडे होगा। तो केस 6 में क्या है, कंसोल डॉट लॉग इट्स द वीकेंड। तो फाइल सेव करके भी चेक कर लेते हैं। आगे इट्स द वीकेंड टाइम टू रिलैक्स। इसमें आप अलग अलग वैल्यू डाल के भी देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2, फाइल सेव करके चेक करते हैं, इट्स अ वीकडे। अगर मैं डाल दूँ 8 तो आ जाएगा इनवैलिड डे। तो यही था बस हमारा स्विच केस। स्विच केस में बस इतना ही था। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, मतलब स्विच केस आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इफ एल्स में एक छोटी सी चीज और है। अब तक तो हमने वो एग्जांपल्स देखे जिसके आउटपुट एग्जैक्टली या तो ट्रूथ है या फॉल्स थे, लेकिन उसमें हम ट्रूथ या फॉल्स ही वैल्यू भी देख सकते हैं। तो लेट्स से एक वेरिएबल है यूजर नेम, उसको मैं एम्प्टी स्ट्रिंग डालता हूँ। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है, फॉल्स ही वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर नेम, इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो यूजर नेम। तो ये क्या चेक कर रहा है, यूजर नेम ट्रूथी या ट्रू है या नहीं। तो एल्स ब्लॉक में क्या लिखेंगे हम, कंसोल डॉट लॉग प्लीज एंटर नेम। तो हमें पता है एम्प्टी स्ट्रिंग एक फॉल्सी वैल्यू होती है। तो इफ स्टेटमेंट तो सेटिस्फाई नहीं होगी, वो जाएगा एल्स में, जिसमें हमारे पास प्रिंट हो जाएगा प्लीज एंटर नेम। तो फाइल सेव करके चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लीज एंटर नेम। अगर हम इसमें एक कैरेक्टर भी डाल देंगे तो ये ट्रूथी वैल्यू हो जाएगी और इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो फाइल सेव करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हेलो 1। यहाँ पे अगर मैं वरुण लिख दूँ तो ये प्रिंट कर देगा हेलो वरुण। ऐसे ही आप और भी फॉल्सी वैल्यूज डाल के खुद से अलग अलग एग्जांपल्स को ट्राई कर सकते हैं। अब एक लास्ट चीज बची है कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, जो कि है टर्नरी ऑपरेटर। तो ये टर्नरी ऑपरेटर तो हमने ऑपरेटर्स वाली वीडियो में ऑलरेडी सीख लिया है, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको अच्छे से सिखा देता हूँ। अब टर्नरी ऑपरेटर का मेन यूज क्या है कि जब हम एक सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो हमें पूरा इफ एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हम छोटे से एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। तो यही सेम चीज़ का एग्जांपल मैं टर्नरी ऑपरेटर से देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूज़र नेम। अब कंडीशन चेक करने के लिए या तो ये ट्रूथी है या फॉल्सी है, मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क। अगर ट्रूथी है तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग हेलो यूज़र नेम। अगर ट्रूथी नहीं है तो मैं लिखूंगा कोलन कंसोल डॉट लॉग प्लीज एंटर नेम। इस पूरे को सेम लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन पे भी जा सकते हो और यहाँ पे भी आप नेक्स्ट लाइन में जा सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क के पहले वाली वैल्यू अगर ट्रूथी है तो कोलन के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू एक्सेप्ट होती है। अगर क्वेश्चन मार्क के पहले वाली वैल्यू फॉल्सी है तो कोलन के राइट साइड वाली वैल्यू एक्सेप्ट होती है। तो इसको पहले कर लेते हैं कमेंट। अभी फिलहाल यूजर नेम ट्रूथी है तो हेलो यूजर नेम प्रिंट होना चाहिए। फाइल सेव करके चेक करते हैं तो हेलो वरुण ही आ रहा है। अगर मैं वरुण हटा दूं, इसको फॉल्सी कर देता हूँ। अब ये है एम्प्टी स्ट्रिंग, तो यूजर नेम क्या है, फॉल्सी है। फाइल सेव करके चेक करते हैं तो आ गया प्लीज एंटर नेम। तो अगर आपको ऐसी सिंपल कंडीशंस चेक करते हैं तो हर बार आपको इफ एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप टर्नरी ऑपरेटर से भी सेम चीज कर सकते हो। इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट। अब मैं कंसोल डॉट लॉग बार बार नहीं लिख रहा। कंसोल डॉट लॉग के अंदर ही मैंने टर्नरी ऑपरेटर लगा के चेक कर लिया कि इज ऑनलाइन ट्रूथी है या फॉल्सी है। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर ही अगर हम कंडीशन लगा दे तो इज ऑनलाइन अगर ट्रूथी है तो कंसोल डॉट लॉग की वैल्यू ये होगी, अदरवाइज ये होगी। तो फाइल सेव करके चेक करते हैं। इज ऑनलाइन तो फॉल्स था, इसलिए आ गया हमारे पास यूजर इज ऑफलाइन। अगर यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ तो आ जाएगा यूजर इज ऑनलाइन। अब ये तो सिंपल इफ एल्स हो गया। इसमें भी अगर हमें नेस्ट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो नेस्ट करने के लिए हम एक और वेरिएबल लिख लेते हैं, इज अवेलेबल इक्वल टू फॉल्स। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो यहाँ पे इतनी ब्लॉक को हमें चेंज करना है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक और बार कंडीशन चेक कर लेते हैं। इज ऑनलाइन तो ट्रू है, मतलब जब इज ऑनलाइन ट्रू होगा तो हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, अवेलेबल। यहाँ पे हम फिर से टर्नरी ऑपरेटर लगा देंगे तो हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। अगर अवेलेबल है तो हम लिख देंगे यूजर इज अवेलेबल। अगर अवेलेबल फॉल्स है तो हम लिख देंगे यूजर इज बिजी। तो इसको एक एक लाइन में लिख देते हैं ताकि क्लियरली रीडेबल हो। तो यहाँ पे पहले आ गया ऑनलाइन है, तो फिर हम चेक कर रहे हैं कि अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबल है तो
प्रिंट करेंगे यूज़र इज़ अवेलेबल, नहीं तो हम प्रिंट करेंगे यूज़र इज़ बिजी, वरना हम प्रिंट करेंगे यूज़र इज़ ऑफलाइन। तो फिलहाल हमारे पास क्या वैल्यू है, इज़ ऑनलाइन ट्रू है और अवेलेबल फॉल्स है। तो इज़ ऑनलाइन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब अवेलेबल की वैल्यू तो फॉल्स है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, यूज़र इज़ बिजी। फाइल सेव करके चेक करते हैं, तो आ गया यूज़र इज़ बिजी। अगर अवेलेबल को ट्रू कर देते हैं तो आ जाएगा यूज़र इज़ अवेलेबल। अगर हम इज़ ऑनलाइन को ही फॉल्स कर देते हैं तो आ जाएगा यूज़र इज़ ऑफलाइन। तो यही था बस हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ये आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको बड़े बड़े इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ नहीं करने, आपको छोटे से इफ एल्स स्टेटमेंट लिखने हैं, तो आप इफ एल्स की जगह टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके और भी दोस्त जो जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप लर्निंग।